हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ सूचक। पिछले उसमें हमने अम्ल जो थे एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि सूचक क्या चीज होते हैं। सबसे पहले सूचक क्या होता है, इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं। सूचक का अर्थ होता है कि जब कोई हमको कोई विलयन दिया है या कोई भी पदार्थ दिया हुआ है, वह अम्लीय है या वो क्षारीय है, ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम सूचक कहते हैं। तो सूचक दो प्रकार के, हम इसको दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है प्राकृतिक सूचक और दूसरे होते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक यानी कि जो हमको नेचुरली मिल रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हो सकती हैं। मानव निर्मित जिनको हम लैब में तैयार करते हैं, यानी कि केमिकल होते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम प्राकृतिक सूचक जो हमारे पास है, प्राकृतिक सूचक का हम डिस्कशन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले लिटमस पत्र आता है, लिटमस विलियन जिसको कहते हैं। तो उसको बाद में लिटमस पत्र के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। ये वनस्पतियों से प्राप्त होता है, मोस्टली लाइकेन से प्राप्त होता है। ये लाइकेन से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। ये वनस्पति होती है जो शैवाल और यानी कि एल्गाई और फंगस के बीच का होता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उसको लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन से हमको लिटमस पत्र प्राप्त होता है या लिटमस विलियन प्राप्त होता है। तो लिटमस विलियन के ऊपर ये दोनों अलग अलग यानी कि एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, दोनों अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी दिखाते हैं रंग के हिसाब से। तो अगर हम नीले लिटमस विलियन में अगर एसिड को मिलाते हैं तो नीला लिटमस पत्र होता है या नीला लिटमस विलियन होता है, वो लाल रंग का हो जाता है। और अगर क्या कहते हैं, लाल लिटमस के विलियन में अगर हम क्या करते हैं, क्षार को मिलाते हैं तो वो नीला रंग देता है। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। दूसरा इसी प्रकार से हम आते हैं लाल पत्ता गोभी में, ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। तो अगर हम एसिड में इसको मिलाते हैं इसके विलयन को, तो वो लाल रंग देता है। और अगर उसमें हम बेस यानी कि क्षार को मिलाते हैं तो वो हरा रंग देता है। इसी तरह से हल्दी है, हल्दी सबने देखी है। तो हल्दी में अगर एसिड अगर मिलता है उसमें, तो एसिड के साथ वो रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाता, पीला है तो पीला ही रहता है। लेकिन यदि क्षार उसमें मिलता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। जैसे कभी हमारे वस्त्रों में सब्जी गिर जाती है तो उसमें हल्दी लग जाती है, जब हम उसमें साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाने पर क्या होता है कि वो जो है थोड़ा सा लाल रंग दिखाता है, लाल भूरा तरह का कलर दिखाता है, लाल भूरा रंग, ठीक है। एकदम लाल भी नहीं होता है, कुछ लाल भूरा रंग होता है। सूखने के बाद वो उसका वापिस रंग अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये तीन तरह के जो इंडिकेटर थे हमारे पास, प्राकृतिक इंडिकेटर, ये कैसे थे, इनका हम प्रयोग करते हैं। दूसरे होते हैं सूंघने वाले इंडिकेटर, जो सुगंध से जिनका प्राप्त होता है, जो सुगंध के द्वारा जिसमें हम अंतर कर सकते हैं अम्ल और क्षार में, यानी कि जो इंडिकेटर होते हैं उनकी सुगंध का जो परिवर्तन होता है, मतलब उस आधार पर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। प्राकृतिक सूचक में इससे आगे होते हैं गंधीय प्राकृतिक सूचक, ठीक है, जो मतलब ऐसे सूचक हैं कि जिनकी गंध अम्ल या क्षार मिलाने पर बदल जाती है, तो उनको हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज है, लौंग है, वेनिला है, इनकी गंध जो होती है अम्ल और क्षार में कुछ चेंज दिखाती है। तो जैसे प्याज है, प्याज में अगर हम एसिड मिलाते हैं तो प्याज की गंध नहीं बदलती है। अगर प्याज में बेस मिलाया जाता है तो प्याज की जो गंध है वो समाप्त हो जाती है। इसी तरह से लौंग में एसिड मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इसमें बेस मिलाया जाता है तो इसकी गंध समाप्त हो जाती है। उसी तरह से वेनिला है, अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें भी अम्ल मिलाने पर इसकी भी सुगंध में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बेस मिलाने पर इसकी सुगंध भी समाप्त हो जाती है। तो ये हमारे थे प्राकृतिक सूचक। तो अब हम आते हैं मानव निर्मित में, यानी कि जो सिंथेटिक है, जो क्या है, सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक में हमारे पास दो हैं कि एक आपका फिनेथिलीन है और दूसरा मिथाइल ऑरेंज है। फिनेथिलीन जो होता है वो रंगहीन होता है और ये ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर का होता है। तो ये दो होते हैं। अब फिनेथिलीन मतलब प्रयोगशाला में बनाए गए होते हैं ये। तो अगर इसमें एसिड मिलाते हैं तो रंगहीन सॉल्यूशन ही देता है, कोई चेंज नहीं। अगर बेस इसमें मिलाया जाता है तो गुलाबी रंग देता है, पिंक कलर। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज है, तो ऑरेंज कलर का होता है, एसिड मिलाने पर ये हो जाता है रेड कलर का, लाल रंग, और अगर इसमें बेस मिलाया जाता है तो ये येलो कलर का, पीला हो जाता है। अम्ल क्या है, क्षार क्या है,
हम इनका प्रयोग करते हैं इंडिकेटर का। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रयोगशाला में। हम यहाँ पर आते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसिड किस तरह की अभिक्रियाएं देते हैं, कौन सी चीजों के साथ अम्ल कैसी अभिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, जो एसिड है उनकी धातुओं के साथ क्या अभिक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया देखने के लिए हम ये देखते हैं कि जो एसिड होता है वो जो धातुएं जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, यानी कि जो क्रियाशीलता की श्रेणी होती है, उस श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं, जो अधिक क्रियाशील होती हैं, वे धातुएं जो हैं क्या करती हैं, एकदम अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर धातुएं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, और वे धातुएं यानी कि ऐसी धातुएं जो क्रियाशीलता में ऊपर होती हैं। ये आपको क्रियाशीलता का चार्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो इस क्रियाशीलता के चार्ट में हाइड्रोजन से पहले आने वाली जो धातुएं हैं ऊपर की ओर, ये सभी धातुएं रिएक्टिव होती हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। तो अभिक्रियाशील होने के कारण क्या होता है कि ये जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, साथ में एक लवण बनाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसके अंतर्गत आती हैं। आपको ये सक्रियता श्रेणी को याद करना है और हमको ये याद होना चाहिए कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी नहीं है। जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन से नीचे आ रही है, तो इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, तो ये अभिक्रिया नहीं देती हैं। लेकिन इससे ऊपर आने वाली जो धातुएं हैं वे रिएक्शन देती हैं अम्ल के साथ, और क्या उत्पन्न करती हैं, हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने सोडियम ले लिया, धातु है, ऊपर आती है। सोडियम की अगर हम HCl के साथ, HCl क्या है, अम्ल है, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, जल के साथ मिलाया गया होगा HCl, डाइल्यूट किया हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक तो बन जाएगी इसमें NaCl, लवण बन जाएगा NaCl के साथ, और दूसरा इसमें क्या उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। बैलेंस आप खुद करेंगे। तो सोडियम की HCl के साथ, उसी तरह से सोडियम की हम Na की H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो तब भी क्या बन जाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, H2 गैस निकलेगी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, जो भी धातुएं क्रियाशीलता में ऊपर हैं उनके साथ अभिक्रिया करने पर हमेशा क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। इसी तरह से हम मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम की HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन गोल्ड के साथ करते हैं तो वो फिर नहीं देगा, क्योंकि गोल्ड क्रियाशील होता नहीं है, वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, वो कभी भी इस तरह की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अम्ल की अभिक्रिया अगर हम कार्बोनेट से करें या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करें तो इसमें दो चीज उत्पन्न होती हैं, एक CO2 और H2O, ये जरूर निकलेंगे, ये दो चीजें, CO2 और H2O, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बनेगा लवण इसके साथ में, तो CO2 निकलेगी और H2O निकलेगी। जैसे कार्बोनेट क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं जो भी एक कार्बोनेट ले सकते हो आप, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करा देते हैं, एसिड है। तो देखिए वो चीजें मेन है जो निकलने वाली है, एक इसमें CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी। तो पहले हमारा साल्ट बन गया, Na है, Cl है, तो NaCl बन गया, प्लस CO2 निकल गया और H2O निकल गया। यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं, जो CO2 है ये निकल रहा है, इसकी क्या पहचान है आप लोग जानते होंगे। तो CO2 क्या करता है, ये चूने के पानी को, जो CaOH होता है का होल ट्वाइस,
इसमें अगर इसकी रिएक्शन होती है तो इसको दूधिया कर देता है, श्वेत रंग अवक्षेप देता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का श्वेत अवक्षेप देता है। तो ये पहचान होती है। अगर इसमें क्या मिलाया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड में चूने का पानी मिलाया जाए तो ये क्या बनाता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम संगमरमर कहते हैं, जिसको हम चौक कहते हैं, ये सब एक ही चीज है, ठीक है, या लाइम कहते हैं चूना, वो सारी चीजें लगभग एक चीज है। तो ये इसकी पहचान है, पहचान इसकी है कि CO2 है। इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें चूने का पानी मिलाएंगे तो उसका कलर श्वेत हो जाएगा। इसी तरह से हम इसके और एग्जांपल ले सकते हैं कार्बोनेट के। H2SO4 के साथ भी हम इसकी रिएक्शन दिखा सकते हैं, Na2CO3 प्लस H2SO4। तो ये हमारा क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 निकल जाएंगे। संतुलित कर लेंगे आप, इसको बैलेंस करेंगे। और इसी तरह से जो भी कार्बोनेट है हमारे, उनके साथ में अगर ये रिएक्शन होगी तो ये इसी तरह की रिएक्शन होगी। अब आता है नेक्स्ट टर्म, आते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट में। सोडियम हाइड्रोजन, ये धावन सोडा है, NaHCO3 बाइकार्बोनेट, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने के काम आता है। इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो ये भी सेम तरह की रिएक्शन देता है, NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा और प्लस CO2 बनाएगा। ये भी, इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसी तरह से इसकी रिएक्शन को हम H2SO4 के साथ भी दिखा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। आप इनको बैलेंस कर लेंगे। तो ये थी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, तो धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करने पर किसी भी अम्ल की कराएं, हम HCl की करा लें या H2SO4 की कराएं, तो हमको जो प्राप्त होगा, एक तो लवण प्राप्त होगा, इसमें कोई भी लवण, Ca है तो Ca के साथ CaCl2 प्लस, अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन आपका बच रहा है और ऑक्सीजन हमारे पास बच रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, CaCl2 प्लस HCl है, तो यहां पर हमारा जल निकलेगा। तो यानी कि धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करने पर एक लवण बनता है और एक जल उत्पन्न होता है। इसी तरह जो दूसरा कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं, ZNO प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2O। या यहां पर ZNO की रिएक्शन H2SO4 के साथ कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2O। तो ये धात्विक ऑक्साइडों के साथ भी क्रिया करेंगे तो एक लवण बनेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या निकलेगी, जल की मात्रा निकल जाएगी। तो ये धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया है। क्षारकों के साथ अभिक्रिया करने को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया होती है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिल रहे हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज मिल जा रही है बराबर, तो उसके कारण वो विलयन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो इसलिए यह रिएक्शन कहलाती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जैसे अब इसका कारण क्या होता है, जैसे कोई एसिड है, अम्ल हम ले रहे हैं HCl, HCl जब वियोजित होगा तो ये H प्लस और Cl माइनस देगा। उसी तरह से कोई हम क्षारक ले लेते हैं या क्षार ले लेते हैं, तो यहां पर NaOH है, तो ये वियोजित होगा Na प्लस और OH माइनस। तो यहां पर देखिए शब्द है क्षार, आया है एक शब्द। क्षार का अर्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, मतलब ऐसे क्षार जो जल में वियोजित हो जाते हैं। हम लिख सकते हैं ऐसे क्षारक जो जल में वियोजित होते हैं,
वियोजित होते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे क्षारक जो जल में वियोजित होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो यानी कि ये इस तरह से वियोजित होगा। तो अब देखिए इसमें होगा क्या, H+ और OH-, ये अगर मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे H2O। H2O कैसा विलयन है? एक उदासीन विलयन है। तो इसलिए ये जो रिएक्शंस होती हैं ये रिएक्शंस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं और इसमें लवण बनता है यानी कि सॉल्ट बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हम कर लेते हैं HCl, एक एसिड ले लेते हैं, प्लस NaOH, वियोजित होगा उसी तरह की अभिक्रिया, H+ OH के साथ जुड़ जाएगा तो यहां पर H2O बन जाएगा और साथ में यहां पर Na है, पॉजिटिव चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज वाला Cl है, तो यहां पर NaCl लवण बनेगा। तो यानी कि इसने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिल करके अलग अलग यौगिक बन गए और ये जो हो गया, ये हमारा जो लवण मिला ये कैसा है? उदासीन लवण है। अब इसमें बराबर नेगेटिव है और बराबर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखने को आती है आप लोगों की, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद लवण प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उदासीनी, इसके हम अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे और क्षार हम ले सकते हैं, CaOH का उल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इस तरह से जितने भी क्षारों के साथ आप रिएक्शन को करेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ बनेगा। तो बन जाएगा कैल्शियम के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर Cl-, ये दोनों आपस में कैल्शियम क्लोराइड बना लेंगे, CaCl2, और इधर क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। बैलेंस कर लेंगे आप इसको। तो ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल या क्षार का डाइल्यूशन यानी कि अनुकरण, ठीक है, जो पूरा का पूरा जो एसिड होता है वो एसिड बहुत ज्यादा सांद्र होता है, यानी कंसंट्रेट होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो जिसके कारण बहुत अधिक जलाता है। ठीक है, अगर हम उसमें जल मिला देते हैं, जल को अम्ल में नहीं मिलाएंगे, यानी कि जल में अम्ल मिलाएंगे, क्या करेंगे? जल में अम्ल मिलाएंगे। कभी भी प्रयोगशाला में जाते हैं तो जल में अम्ल मिलाया जाता है, कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, क्यों मिलाया जाता है जल में अम्ल? क्योंकि अगर हम अम्ल में जल मिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी तेजी के साथ रिएक्शन करेगा और जो टेस्ट ट्यूब होती है वो टूट सकती है, एसिड हमारे ऊपर गिर सकता है, और इसलिए क्या किया जाता है? जल में एसिड की बूंदें मिलाई जाती हैं, थोड़ा थोड़ा करके एसिड उसमें डाला जाता है, तो उसी को अम्ल का डाइल्यूशन कहते हैं, एसिड का। ठीक है, जिससे एसिड क्या हो जाता है? थोड़ा उसमें जल की मात्रा आती है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसमें घट जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर प्योर एसिड है तो उसको कंसंट्रेट यानी कि सांद्र कहते हैं। तो एसिड कोई भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर समझिए, जैसे HCl है, HCl वियोजित होगा तो H+ और Cl- आयन बनेगा। जो ये H+ आयन होता है, हाइड्रोजन आयन, ये ऐसे अकेले रह नहीं सकता है, तो इसके लिए यह जब H+ आयन ये क्या करता है, जो जल है उसके साथ मिल करके H3O+ बनाता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, H3O+। कारण क्या है कि हाइड्रोजन जो होता है खाली H+ की फॉर्म में नहीं रह पाता, तो वो जल के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये भी एसिड का फॉर्म है, तो इसको हम कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या है, तो आप बताएंगे जब जल में क्या मिलाया जाता है? अम्ल को मिलाया जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड।
थैंक यू बच्चों। तो आज आप लोगों के लिए इतना था। अगली वीडियो में आपके लिए क्षार और उसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लेके आएंगे। तब तक के लिए